हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो आइए समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज इन द राइट वे सो दैट द वर्क इज़ कंप्लीटेड स्मूथली। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी पीपल है या जो भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें प्रॉपरली वे में अरेंज करना ताकि वो काम को कम्प्लीटली कर सके। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज, पीपल और रिसोर्सेज को इस तरीके से अरेंज करना सो दैट द वर्क इज़ कम्प्लीटेड स्मूथली, मतलब जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक स्मूथ तरीके से हो सके। तो जैसे एक एग्जांपल है, इन अ स्कूल द प्रिंसिपल्स असाइन टीचिंग वर्क्स टू टीचर। तो कोई स्कूल है तो वहाँ प्रिंसिपल क्या करता है, जो टीचिंग का काम है वो टीचरों को देता है। जो ऑफिस वर्क टू क्लर्क्स, जो भी क्लर्क होते हैं उनको ऑफिस का काम देता है। और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है वो स्पोर्ट्स टीचर को। तो अलग अलग काम है उसको अलग अलग लोगों को बांटना ही ऑर्गेनाइजिंग है। तो आइए इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। सबसे पहला है आइडेंटिफाइज एंड डिवाइड वर्क। तो मतलब ये काम को आइडेंटिफाई करता है कि क्या काम है, उस हिसाब से एम्प्लॉय या वर्कर को डिवाइड करता है। सो ग्रुप सिमिलर एक्टिविटी, जो भी मतलब सेम टाइप की एक्टिविटी है उनको एक साथ करता है और अलग अलग एक्टिविटी को अलग अलग करने में हेल्प करता है। एस्टेब्लाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब कि किसी के पास कितनी पावर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किस पे क्या काम है, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसे करना है। तो बेसिकली ये एस्टेब्लाइज करता है कि एक एम्प्लॉय के पास क्या पावर है और क्या उसका काम है। तो एस्टेब्लाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिएट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि मिलजुल के काम करना। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में हम अरेंज करते हैं पीपलों को, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन टाइप का होता है। तो इसी को बोलते हैं एस्टेब्लाइज क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन, मतलब ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, सबको हेल्प करता है कि मिलजुल के काम करें। और एक ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि हमें अगर एक प्लान ख़त्म हो रहा है तो उसके अगले प्लान के लिए ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब इसमें हम एम्प्लॉयज़ को अलग अलग काम के हिसाब से बांटते हैं। तो वो उसमें एक काम को अगर कोई लगातार करेगा तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इसमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट होते हैं कि काम और बेहतर तरीके से होता है। क्लैरिफाइज वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब कि जो भी वर्किंग रिलेशनशिप होता है कि मतलब हमें किसे एम्प्लॉय को मैनेज करना है, कोई कौन मैनेजर कौन किसको एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा, वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई रहती हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉपरली यूज़ होते हैं, क्योंकि हर स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट बैठे रहते हैं तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को। अडेप्शन टू चेंज, मतलब जो भी चेंजिंग होते हैं सराउंडिंग में उसको इजीली अडेप्ट कर देता है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट बने रहते हैं ताकि वो जो भी चेंज हो उन्हें फेस कर सके और अडेप्ट करे। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मतलब अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग हो कोई भी कंपनी में तो वहाँ पर कोई एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब कि वर्क को पहले आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से डिवाइड करना और वहाँ पीपल या रिसोर्सेज को अरेंज करना। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कि डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को रखना, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना अलग अलग काम के लिए। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हैं अब उनको ड्यूटी प्रोवाइड करना कि आपका काम ये है, आपको ये करना है। तो ये सारी चीज़ें। एस्टेब्लाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब कि एम्प्लॉय को बताना कि उन्हें किससे रिपोर्ट करना है, अपना सारा काम किसे दिखाना है, कौन मैनेजर है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एस्टेब्लाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पीपल और रिसोर्सेज को किस तरीके से अरेंज करा जाता है। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है एम्प्लॉयज़ आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क फंक्शन दे परफॉर्म
मतलब कि एम्प्लॉयज़ को एक ग्रुप अकॉर्डिंग टू फंक्शन, एक फंक्शन के हिसाब से डाला जाता है, मतलब कि कौन सा क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है। जैसे एग्जांपल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही डाला जाएगा एम्प्लॉय को। अगर कोई फाइनेंस फील्ड से है तो उसे फाइनेंस में डाला जाएगा, कोई प्रोडक्शन देखना चाहता है तो उसे प्रोडक्शन फील्ड में डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फंक्शनल को मतलब उसके फंक्शन के हिसाब से एम्प्लॉय को रखना। एडवांटेजेस स्पेशलाइजेशन इन वर्क, मतलब कि हमें अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर फंक्शन में होगा तो हमारे काम में स्पेशलाइजेशन होगी। बेटर सुपरविज़न और बाय एक्सपर्ट, मतलब जो एक्सपर्ट हैं वो इजीली चीज़ों को हैंडल कर सकें। डिसएडवांटेज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। डिपार्टमेंट में फोकस ऑन देयर ओन वर्क, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो ज़्यादातर ये रहेगा कि मार्केटिंग वाला अपने में फोकस कर रहा है, फाइनेंस वाला अपने में फोकस कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपने में फोकस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके डिसएडवांटेज है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट में फोकस ऑन देयर ओन वर्क। तो अब देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। एम्प्लॉयज़ आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स, रीजन्स और कस्टमर। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को हम एक प्रोडक्ट, रीज़न या डिवीज़न के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहाँ हमने मोबाइल डिवीज़न का अलग कर दिया, लैपटॉप डिवीज़न अलग कर दिया, टेलीविज़न डिवीज़न अलग कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है, हम जो भी फंक्शन होते हैं उनके हिसाब से डिवाइड करते हैं। और इसमें क्या होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में, कि मतलब प्रोडक्ट, रीजन या डिवीज़न के हिसाब से या कस्टमर के हिसाब से उसी को डिवाइड करते हैं। इसके एडवांटेज देखते हैं। फास्टर डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है क्योंकि यहाँ पर को डिवीज़न करते हैं किसी प्रोडक्ट के बेसिस से, तो इससे डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को मोबाइल के रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है तो वो इजीली ले सकता है, क्योंकि यहाँ मोबाइल का पूरा एक अलग डिवीज़न बन रखा है। बेटर फोकस ऑन ईच प्रोडक्ट, तो यहाँ पर को फोकस ज़्यादा होता है एक प्रोडक्ट के बीच, क्योंकि यहाँ पर को डिवाइड रहता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हिसाब से। डिसएडवांटेज क्या है, हायर कॉस्ट बिकॉज ईच डिवीज़न हैज़ इट्स ओन डिपार्टमेंट, मतलब कि जो भी हम डिवीज़न कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए होंगे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होगी। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन काफ़ी हो सकता है क्योंकि डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट बन जाते हैं, तो यहाँ पर सुपरविज़न करना। तो आइए अब देखते हैं कि डेलीगेशन क्या होता है। तो डेलीगेशन मीन्स अ मैनेजर गिव सम ऑफ देयर वर्क एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, मतलब इसमें एक कोई मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपना काम किसी सबऑर्डिनेट को देता है, तो बट द मैनेजर रिमेन्स अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट निकलता है तो उसका अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मैनेजर। लेकिन वो कुछ पावर देता है, कुछ अथॉरिटी देता है एक सबऑर्डिनेट को कि वो उसकी वजह से उसकी तरफ से काम कर ले, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट में निकलेगा वो मैनेजर के ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेजर उसके लिए। तो एग्जाम्पल क्या है, अ मैनेजर आस्क अ सुपरवाइजर टू प्रिपेयर द मंथली रिपोर्ट एंड गिव द अथॉरिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कोई मैनेजर है, उसने सुपरविज़न से पूछा, सुपरविज़न से कहा कि एक मंथली रिपोर्ट बना दो एंड अथॉरिटी टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, उसे अथॉरिटी दे दी कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है वो रिपोर्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली डेलीगेशन कब होता है, जब भी कोई मैनेजर के पास काम ज़्यादा हो जाता है तो वो अपना काम कम करने के लिए किसी सबऑर्डिनेट को पावर देता है, अथॉरिटी देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप मेरे बदले ये काम कर लीजिए, और उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल लेकिन वो काम का कौन होता है, मैनेजर ही होता है। तो अब देखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डेलीगेशन के। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, सबसे पहला एलिमेंट है अथॉरिटी, द राइट टू मेक डिसीजन एंड गिव ऑर्डर। इसका मतलब है कि इसमें एक पावर मिलती है, एक डिसीजन मेकिंग की पावर मिलती है। राइट टू मेक डिसीजन मतलब कि इसमें जिसको पावर देते हैं वो डिसीजन ले सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूटी टू परफॉर्म असाइंड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी उसे काम दिया रहता है उसको पूरा करना, उस काम को पूरा करना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट, जो भी फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजर ही होगा, जिसने मतलब कि काम दिया है सबऑर्डिनेट को, वही रिस्पॉन्सिबल होगा।
तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन के। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन है इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि सब मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो किसी लोअर लेवल में दे देता है तो वो काम इफेक्टिव तरीके से हो सकता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय को हम अथॉरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो उसे भी लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन को मेरे पे ट्रस्ट है इसलिए मेरे को काम दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है उससे। इससे एम्प्लॉय को सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिलती है, तो उससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वही मतलब कि एम्प्लॉय को हम वैल्यू कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, हम उसे अथॉरिटी दे रहे हैं कि आपके पास ये पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है। फास्टर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक बहुत ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे काम होते हैं तो एकदम से डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम डिसीजन लोअर लेवल में बांट दें, मतलब किसी सबऑर्डिनेट को दे दे, तो काफ़ी तेज़ डिसीजन लिया जाता है। तो इसका मतलब यही है फास्टर डिसीजन मेकिंग। बेटर सुपरविज़न, मतलब कि सुपरविज़न बहुत अच्छे से हो सकता है क्योंकि एक मैनेजर है वो कितने सारे टास्कों को सुपरवाइज़ करेगा। अगर हम सबऑर्डिनेट में बांट दें तो वो इजीली सुपरवाइज हो सकता है, तो बेटर सुपरविज़न होता है। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर, वही है कि मैनेजर के पास बहुत सारा काम होता है तो अपना थोड़ा काम बांट देता है सबऑर्डिनेट में, उसी को डेलीगेशन बोलते हैं, तो वो मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस कर देता है। तो अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली ये होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि ये सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है टॉप मैनेजमेंट की, उसे लोअर लेवल में भेजना, मतलब कि लोअर लेवल डिसीजन ले सकता है, वही बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब कि कोई डिसीजन है वो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट ले रहा है तो उसे लोअर लेवल को देना है डिसीजन मेकिंग ताकि लोअर लेवल भी कर सके, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, अ ब्रांच मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट एम्प्लॉय फॉर द ब्रांच। तो कोई ब्रांच मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी है, काहे की अथॉरिटी है, एम्प्लॉय को हायर करने की, अपॉइंट करने की। बेसिकली एम्प्लॉय को हायर करना टॉप लेवल का काम होता है, लेकिन वो लोअर लेवल में दे दी, मैनेजर को दे दी, तो यही डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इसके देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आराम से हो सकती है क्योंकि अब हमें टॉप लेवल के लिए डिसीजन के लिए नहीं रुकना पड़ेगा, लोअर लेवल भी डिसीजन ले सकता है। डेवलप्स मैनेजर, मैनेजर की स्किल्स डेवलप करेगा क्योंकि मैनेजर भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगा और लोअर लेवल भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो उससे मैनेजर की स्किल्स बढ़ेगी और भी सारी चीज़ें होंगी। रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट पहले हर डिसीजन टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता था तो उनका भी बर्डन कम होगा। अब लोअर लेवल और वो मैनेजर वगैरह सब वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट का बर्डन कम हो सकता है टॉप मैनेजमेंट का। बेटर कंट्रोल, कंट्रोल अच्छा होगा क्योंकि देखिए पावर सबके पास है, लोअर लेवल में भी और मिडिल लेवल में भी, तो मतलब कि एम्प्लॉय बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और कंट्रोल करेंगे चीज़ों को क्योंकि उनके पास पावर है। जो भी गलत करेगा तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं। मोटिवेट्स एम्प्लॉय, ये इसमें भी मोटिवेट एम्प्लॉय करते हैं क्योंकि हम किसी को पावर दे रहे हैं एम्प्लॉय को तो उसकी मोटिवेशन बढ़ती है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें लगता है कि हाँ ये हमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी एक घर जैसे व्यवहार करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड बाय वन मैनेजर टू द सबऑर्डिनेट। इसमें अथॉरिटी हम देते हैं, कोई मैनेजर अथॉरिटी देता है कोई सबऑर्डिनेट को। डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें हम एक पर्टिकुलर को अथॉरिटी नहीं देते हैं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये आपकी पावर है, ये सारी चीज़ें। डेलीगेशन क्या है, एक टेम्परेरी प्रोसेस है, मतलब कि अगर कोई टास्क हो गया तो उसके बाद डेलीगेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी दे रखी है कि आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये एक परमानेंट प्रोसेस है।
डेलीगेशन क्या है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ से ये काम कर दीजिए, तो बेसिकली ये इंडिविजुअल प्रोसेस है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेस, क्योंकि हम पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेस है। इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के इसेंशियल है, क्योंकि जब मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा काम होता है तो वो क्या करता है, सबऑर्डिनेट को काम बांट देता है। तो इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सूटेबल मेनली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कहाँ होता है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर को इतने छोटे छोटे डिसीजन और टॉप मैनेजमेंट नहीं ले सकती, उनके लिए ये बहुत सूटेबल रहता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये था डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।